So now I'll be revising the topic of climate conventions. Before this, we need to understand that conventions क्या होता है, protocols क्या होते हैं, what do we mean by signing a convention, and what is the difference between ratifying a convention. Basically, convention is the larger framework और convention जैसे वियना convention है और उसके अंदर protocols होते हैं जो follow करने हैं by the countries जो उसको sign करें. ठीक है, एक कन्वेंशन के अंदर मल्टीपल प्रोटोकॉल्स भी हो सकते हैं. 2024 में जैसे CCPA की गाइडलाइंस आई हैं दैट कोई भी इको लेबलिंग स्टार्ट होनी है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, एंड दैट इको लेबलिंग शुड बी बैक्ड बाय वेरीफाइबल प्रूफ्स लाइक QR कोड्स एक्सेट्रा. डू यू अंडरस्टैंड? एंड ये भी एक इम्पॉर्टेंट सा पॉइंट था, मैंने अलग से लिखा बाद में. ग्रीन वॉशिंग इज समथिंग दैट वी नाउ अवेयर ऑफ, बट दिस समथिंग कॉल्ड स्पोर्ट्स वॉशिंग इज वेल. व्हाट हैपन्स हियर इज कि एक कंट्री है, उसने बहुत ज़्यादा एमिशंस कर दिए हैं एंड उसके ऊपर बार बार एलिगेशंस लग रही हैं ऑफ ऑल दीज एमिशंस एंड नाउ इट नीड टू फेस डाउन इट्स एमिशंस एंड एवरीथिंग. एंड इस सारी सिचुएशन में व्हाट इट डज इज़ एक स्पोर्ट्स इवेंट होस्ट कर देते हैं और फिर पूरा फोकस एमिशन टारगेट्स और एमिशन रिडक्शन से हट के आपके स्पोर्ट्स इवेंट पे आ जाता है. तो दिस इज़ कॉल्ड स्पोर्ट्स वॉशिंग. ठीक है, एक क्लाइमेट फाइनेंस भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है, क्लाइमेट कन्वेंशंस का भी अंडरस्टैंड दैट. there's a thing called Keeling curve as well. There's nothing much to know about it. It's named by the person who made it. It's basically कि कार्बन डाइऑक्साइड अभी तक ऐसे अपने पीक पे पहुंची नहीं है. बार बार ये रिपोर्ट्स आती हैं दैट कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ पीक्ड एंड नाउ इट्स अबाउट टू फॉल, बट नहीं, इट्स नॉट. कुछ रिपोर्ट्स हैं UNEP की, अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, इट्स लाइक एन फाइनेंस गैप रिपोर्ट. देयर इज ग्लोबल what is this, communing locally led adaptation subsidiary principal emission gap report by UNEP. इसमें बेसिकली यही याद करना होता है कि किसने क्या किया. Now comes the important topic of Stockholm Conference. This Stockholm Conference started in 1972. It was basically called a UN Conference on Human Environment. This was like the first of such conferences. 5 जून से 16 जून था ये, एंड इसमें स्टॉकहोम डिक्लेरेशन फ्रेम हुआ with 26 principles, and 3 of the important principles were polluter pay, sustainable development emerged from here, and precautionary principle. We'll understand what we mean by precautionary principle. थोड़ा अलग है ये than what we think. 3 dimensions हैं इसके major, that इसके Stockholm Conference it made UNEP, and basically UNEP का भी क्या रोल था और Stockholm Conference का भी क्या रोल था कि environment और environment के लिए जो threats हैं उनको study करना, not to harm each other's environment. जो भी countries यहाँ पे आएंगी इस discussion में, we're not going to discuss about harming each other's environment, but to just study and understand what is happening and how we should go about it. ठीक है, बेसिकली एक छोटा सा फैक्ट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट वी शुड नो हाउ, लाइक व्हाट लेड टू दिस स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस. 65 में एक रिपोर्ट आई थी दैट शोड दैट CO2 emissions आर राइजिंग. 67 में और ज़्यादा डिस्कशन होने लगा ये इसके, एंड 68 में स्वीडन प्रपोजेस दैट वी विल होस्ट अ कॉन्फ्रेंस, एंड दिस इज हाई टाइम नाउ वी शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट क्लाइमेट एज वेल. हमारा तो काम निकल ही गया है, तो अब हम बाकी कंट्रीज़ को बता देते हैं कि देखो क्लाइमेट भी ज़रूरी होता है बचाना. चलो अब UNEP was made by Stockholm Conference in 1972. UNEP's headquarters are in Nairobi, Kenya. It does secretariat work for many conventions. अब ये तो देखो अलग चीज़ है, याद करनी थोड़ी मुश्किल है, बट वी कैन लर्न कि किसका सेक्रेटेरिएट वर्क ही नहीं करता है. इट डज़ नॉट डू सेक्रेटेरिएट वर्क फॉर UNFCCC एंड UNCCD. CCD is to Convention to Combat Desertification.
Basic agencies that were made by UNEP were Global Environment Facility, Montreal Protocol, Minamata Convention, and IPCC. IPCC was made by World Meteorological Organization as well as UNEP. तो उन्होंने combined IPCC बनाया था. The reports that are published by UNEP are Emission Gap Report, Adaptation Gap Report, Global Environment Outlook, Triple Emergency Report, TANZA, Atlas of our Changing Environment. There are 3 awards as well. इस साल ये भी थोड़े न्यूज़ में थे. Champion of the Earth, Dr. Purnima Burman from India got this. Seed for startups जो climate को थोड़ा साथ में लेकर चल रहे हैं. And Sasakawa Award for the young people who are doing extraordinary work for climate. Second meeting होती है इनकी, रुको, 82. यहाँ पे मैंने लिखा हुआ नहीं है क्या, यहाँ पे डिसाइड हुआ दैट वील मेक रूल्स एंड नाउ वील मीट आफ्टर 10 years टू डिस्कस कि क्या क्या होना है. अब इनकी सेकेंड मीटिंग होती है जहाँ पे जो यहाँ ऊपर हमने रिसर्च स्टार्ट करी थी ना 72 में, बेसिकली ये हुआ था दैट नाउ वी आर सपोज टू स्टडी कि क्या क्या है. तो स्टडी करने के बाद एक रिपोर्ट आ गई थी आर कॉमन फ्यूचर एंड दिस वाज नाउ टू बी डिस्कस्ड. ठीक है, ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट आ गई थी ये एंड दिस वाज टू बी डिस्कस्ड इन द नायरोबी. और ज़्यादा कुछ इधर हुआ नहीं. सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंटरजनरेशनल इक्विटी वर द मेजर टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन हियर. फिर 10 years के बाद होती है रियो डी जेनेरियो में 3rd समिट. दिस वाज नोन एज द अर्थ समिट. यहाँ पे निकाला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए डेक्लेरेशन विच इज़ नोन एज एजेंडा 21. ओके, एंड फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स भी इधर स्टार्ट होते हैं एंड दीज आर ऑल नॉन बाइंडिंग. मोस्ट ऑफ द कन्वेंशंस आर नॉन बाइंडिंग बिकॉज यू कैन नॉट हर एक चीज़ ऐसे इंटरनेशनल गवर्नमेंट में हर एक चीज़ बाइंडिंग नहीं हो सकती. दिस एजेंडा 21 was based on the Brundtland report to achieve sustainable development by 2000 and agenda 21 for culture भी बनाया गया था. ये लोकल एजेंडा 21 कि अब लोग अपना खुद से भी करें. दिस was done in 97-5. बेसिकली 92 में दिस मीटिंग वॉज हेल्ड एंड 5 साल हो गए थे एंड नथिंग मच वॉज हैपनिंग. तो एक रियो प्लस 5 years ऑफ रियो. ओके, रियो प्लस 5 की मीटिंग सोची गई दैट नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, वी आर नॉट मूविंग टुवर्ड्स दिस. तो दे सेड दैट वील स्टार्ट लोकल एजेंडा 21. कोई ऐसे ब्रॉड एजेंडा बना के अगर हम लोगों के ऊपर इन्फोर्स कर दें इट वॉन्ट वर्क. तो वी शुड हैव लोकल एजेंडाज when people do that for themselves. अब रियो में इम्पॉर्टेंट ये चीज़ें हैं दैट देयर वर नाउ 3 लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट्स दैट वर फ्रेम्ड. बट ये लीगली बाइंडिंग किसके ऊपर है, जो इनको साइन और रेटिफाई कर देते हैं. ठीक है, तो दे वर फ्रेम्ड एंड दे वर ओपन फॉर सिग्नेचर. दिस वॉज कन्वेंशन फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर combat desertification basically, and this one forest climate change everything. ठीक है, तो ये तीनों थे. Global Environment Facility was established. It is a premier financial body. It collects money from across the globe and grants them across the globe. Basically developed world से developing world की तरफ funds mobilize करना is its major duty and World Bank is its trustee. Governing body में there are 14 developed countries, 16 developing countries and 2 transitioning countries. Small grants program है, LDCs fund, Special Climate Change Fund, Planet Gold Initiation, Blue Nature Alliance, ये सब Special Climate Change Fund है for developing countries. अब क्या हुआ, इन्होंने यहाँ पे गवर्निंग बॉडी बनाई एंड टू शो द वर्ल्ड दैट हमने मेजॉरिटी में डेवलपिंग कंट्रीज़ रखी हैं, ट्रांजिशनिंग कंट्रीज़ को भी चांस दिया है. व्हाट इज़ हैपनिंग हियर इज़ कि डेवलप्ड वर्ल्ड से डेवलपिंग वर्ल्ड के पास क्लाइमेट फंड मोबिलाइज हो रहा है एंड दिस लुक्स सो जेनरस ऑफ देम दैट द गवर्निंग बॉडी ऑफ समथिंग जिसमें यू आर गोइंग टू पे मनी एंड दैट गवर्निंग बॉडी हैज़ मेजॉरिटी मेम्बर्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़.
ओके तो ये ऐसा सिचुएशन दिखाते हैं एंड देन दे से दैट दिस विल वर्क ऑन कंसेंसस. ठीक है, तो वैसे भी उसके बाद तुम कितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज डाल लो, अगर कंसेंसस के बिना काम ही नहीं करना तो मेजॉरिटी होने का या माइनॉरिटी होने का तो ऐसा कोई इशू ही नहीं है ना. दूसरे इंपॉर्टेंट फंड्स हैं अडेप्टेशन फंड, ग्रीन क्लाइमेट फंड COP16 में आया, क्लीन क्लाइमेट फंड आया, फिर क्लाइमेट चेंज फंड आया. क्लाइमेट चेंज फंड किसका है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का. फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी स्टार्ट हुई. फिर होती है Rio+10 मीटिंग इन 2002, क्योंकि रियो को हो गए, रियो आ गया था 92 में, अब 10 साल हो गए हैं रियो को. यहाँ पे इन्होंने बनाए, दिस वाज इन जोहान्सबर्ग, यहाँ पे इन्होंने बनाए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स. दैट अब नया सेंचुरी स्टार्ट हुआ है. पहले तो हम कर नहीं पाए, पहले हमने अपना एजेंडा 21 बनाया था वैसे, बट इट डजंट लुक लाइक इट्स डूइंग मच. तो since this new century is starting, now we'll have millennium development goals. So there were 8 goals to be fulfilled by 2015. देख ही लिया है वो तो आपने कि क्या रहा है. Reaffirming commitment to Agenda 21. जो भी Agenda 21 is agenda for the 21st century, since this new century was starting after 1990s. That is what. Okay. And Johannesburg declaration, since this was the venue for it, इतना ही इम्पॉर्टेंट है इसमें. फिर होती है Rio+20 समिट. अब ये हर साल हर 10 ईयर्स में हो रहा है. तो रियो वॉज द मेजर वन, इसलिए Rio+20, Rio+10. Rio+20 होता है 2012 में, अगेन इन रियो. हियर वी मेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. दे वर 17 न्यू गोल्स, क्योंकि 2012 आ चुका था एंड 2015 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का टाइम ख़त्म होने वाला था. तो नाउ वी नीड समथिंग मोर. तो उन्होंने बोला कि नाउ वी नीड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. इनका टाइम लिमिट है 2030 तक. देयर आर 17 न्यू गोल्स. पार्टनरशिप ऑफ एक्शन ऑफ ग्रीन इकोनॉमी पेज वॉज फॉर्म्ड बाय दिस वन. किस किस की पार्टनरशिप है ये? UNEP, UNDP, ILO, UNTD, UNITAR. ओके, इन पांचों का पार्टनरशिप है ये पेज. और डबलिन प्रिंसिपल्स होते हैं, जहाँ पे अब हमने वाटर मैनेजमेंट की बात करनी भी स्टार्ट कर दी है. देन कम स्टॉकहोम +50. बेसिकली इसको Rio+30 भी कह सकते थे, बट सिंस स्टॉकहोम को 50 ईयर्स हो गए तो दैट्स व्हाट वी कॉल इट. 2022 में इट वॉज हेल्ड इन स्टॉकहोम ओनली. सस्टेनेबल रिकवरी फ्रॉम पैंडमिक वॉज द ओनली इशू हियर डिस्कस्ड, क्योंकि अब अभी कोविड ख़त्म हुआ था. तो दे वर जस्ट शेयर्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ COVID-19. ये सारी डिस्कशंस हुए यहाँ पे. अब हमने स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद, एक्चुअली रियो कॉन्फ्रेंस के बाद, आई जस्ट फॉरगॉट दैट, आई विल चेक. यस, रियो कॉन्फ्रेंस के बाद हमने UNFCCC बनाया. अब उसको देखते हैं. UNFCCC में होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़. फर्स्ट वॉज इन बर्लिन, सेकेंड इन जिनेवा, थर्ड वॉज इन क्योटो. क्योटो इंपॉर्टेंट है सिंस इसमें क्योटो प्रोटोकॉल होता है. ऐसे ऐसे सब जगह होती रही. एट्थ वॉज इन इंडिया. अब पहले क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में देखते हैं. व्हाट इज़ क्योटो प्रोटोकॉल? क्योटो प्रोटोकॉल वॉज अडॉप्टेड इन 1997. By the way, yes, this is an annual meeting. ठीक है. क्योटो प्रोटोकॉल 97 में अडॉप्ट हुआ. 2005 में इट केम इनटू फोर्स. वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अडॉप्शन. पहले क्यों और इतना टाइम क्यों लगा टू कम इनटू फोर्स एंड एवरीथिंग. इसमें क्या था? रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस करना था आपको. 6 ग्रीन हाउस गैसेस डिफाइंड किया गया क्योटो प्रोटोकॉल में कि ये 6 ग्रीन हाउस गैसेस हैं जिनका आपको रिडक्शन करना है. द रूल्स विल बी लीगली बाइंडिंग. इंडिया रैटिफाइड इट. वील सी वाई इंडिया रैटिफाइड इट आगे. प्रॉब्लम क्या रही इसमें? क्यों फेल हुआ? इट फेल्ड मिजरेबली. The reason for this failure
was that the largest country, मतलब सबसे ज़्यादा ही important ही माना जाता है अभी तक भी. US never ratified this and Canada withdraws from 2012 and a lot of countries with Canada go away क्योटो प्रोटोकॉल से बाहर. इन्होंने क्यों विड्रॉ किया ये भी देखते हैं अभी. बेसिकली देयर वर लीगली बाइंडिंग रूल्स कि आपको अपने ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस कम करना है. उसमें देयर वर 2 कमिटमेंट पीरियड्स कि 2008 से 2012 में आपको 5% कम करना है फ्रॉम 1990 लेवल्स. ओके, एंड उसके अगले साल आपको 10% कम करना है. एंड दीज कमिटमेंट्स वर ओनली फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज, फॉर लाइक Annex 1 एंड Annex 2 आई गेस. ठीक है, अब एनेक्सेस क्या है इसमें एक बार पता ही होना ठीक है, क्योंकि वैसे तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं. Annex 1 कंट्रीज़ एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ और ट्रांजिशन इकोनॉमीज़. Annex 2 कंट्रीज़ आर द पार्ट. इस Annex 2 अलग ग्रुप नहीं है. ओके, Annex 2 इन्हीं कंट्रीज़ का पार्ट है. दोज कंट्रीज़ हु विल गिव फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट टू इकोनॉमीज़ इन ट्रांजिशन एंड डेवलपिंग कंट्रीज़. एंड Annex B मीन्स बाइंडिंग. Annex B में इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ Annex 1. इसमें वो कंट्रीज़ हैं जिनके ऊपर दीज ग्रीन हाउस गैस एमिशन टारगेट्स आर बाइंडिंग. सर्टेन नॉन Annex B कंट्रीज़ हैं. Annex B तो थोड़ी सी हुए ना. नॉन Annex B कंट्रीज़ एंड डेवलपिंग, इनके लिए कोई टारगेट्स नहीं थे. और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़, इनके लिए कोई टारगेट्स नहीं थे. दिस वाज लाइक द मेजर रीज़न वाई इंडिया रैटिफाइड इट, सिंस हमारे लिए कोई टारगेट्स नहीं थे अभी यहाँ पे. मार्केट मैकेनिज्म देख लेते हैं इसका. Annex B में यहाँ पे स्टार्ट होगी कार्बन ट्रेडिंग. देखा था ना हमने वो ग्राफ इकोनॉमी में. बेसिकली कार्बन एमिशंस ट्रेडिंग. क्या क्या ऑप्शंस बचते हैं. कार्बन एमिशंस रिडक्शन यूनिट्स, ये सारे कंसेप्ट्स हैं जो इसके बाद आते हैं. बेसिकली व्हाट टू डू. अब Annex B कंट्रीज़ को क्या करना है अपना, जब आपकी एमिशंस ऑलरेडी मोर देन लिमिट हैं, या तो आप अपनी एमिशंस कम करो, बट अगर नहीं कर पाए हो तो आपको क्या करना है. तो उसके लिए एक मार्केट मैकेनिज्म इवॉल्व हुआ विच इज़ कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग. In this what happens is these are the 2 countries, for example country A and country B. okay, कंट्री ए की एमिशन टारगेट्स हैं 100 यूनिट्स ऑफ कार्बन यू कैन एमिट. कंट्री ए के एमिशंस हो गए हैं 110 एंड कंट्री बी के एमिशंस हैं 90. अब बेसिक गोल हमारा क्या है कि एनवायरनमेंट में एक पर्टिकुलर लिमिट ऑफ कार्बन सेट करी है हमने. अब वो यहाँ से हो या यहाँ से, उससे एनवायरनमेंट को तो फ़र्क पड़ेगा नहीं. तो दिस कंट्री व्हाट इट कैन डू इज़ इट कैन बाय ये वाला कार्बन स्पेस फ्रॉम दिस. ठीक है, तो अब हम ये वाला कार्बन स्पेस अपना ले लेते हैं. तो अब हमने और 10 एमिट कर दिए, बट इसके बाद ये नहीं कर सकते एमिट क्योंकि इनका ख़त्म हो गया है. अब इन्होंने सेल कर दिया है अपना कार्बन स्पेस. ओके, दिस इज़ व्हाट. अब ये दोनों के ऊपर ही टारगेट्स हैं. तो ये दोनों Annex B कंट्रीज़ हैं. जब दोनों के ऊपर टारगेट्स हैं दोनों के ऊपर, तो यहाँ पे एमिशंस ट्रेडिंग हो सकती है. अदर Annex B कंट्रीज दैट इज़ ऑलरेडी एमिटिंग CO2 लेस देन देयर CO2, तो आप उनका अलाउंस बाय कर लो. दूसरा आपके पास क्या ऑप्शन है, अगर आपने ज़्यादा कर दिया है तो आप Annex B कंट्रीज़ हो ना, सॉरी, तो आप दूसरी Annex B कंट्रीज़ में, दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज़ में एमिशन कम कराओ. उधर फंड्स दो, उधर प्रोजेक्ट स्टार्ट करो जिससे एमिशंस कम हो. या फिर आप एक प्रोजेक्ट डेवलपिंग कंट्री में करो जहाँ पे वो अपना एमिशंस कम कर सके. इसको बोलते हैं क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म. और जब आप दोनों Annex B कंट्रीज़ में एक दूसरे को फंड करके कर रहे हो, दैट इज़ जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन एंड दिस वन इज़ एमिशन ट्रेडिंग.
असाइंड अमाउंट यूनिट से अगर कंप्लायंस नहीं होता तो यू विल हैव टू मेक अप द डिफरेंस एंड द प्रिविलेज यू लूज द प्रिविलेजेस ऑफ जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन. अब क्योटो के बाद क्या हुआ, 2007 में बाली में मीटिंग हुई, उसमें बाली एक्शन प्लान आता है. 2008 में पोलैंड में होती है अडेप्टेशन फंड आता है. गवर्नमेंट या प्राइवेट ओनर्स से ग्लोबल साउथ में आपको डेवलप्ड वर्ल्ड से डेवलपिंग वर्ल्ड में फंड्स मोबिलाइज करने हैं टू दिस अडेप्टेशन फंड. ठीक है, 2% देना है. कोपेनहेगन अकॉर्ड 2 डिग्री सेल्सियस गोल अग्रीड हियर एंड GCF वॉज फाइनलाइज्ड हियर. फिर कैनकून में होती है एक मीटिंग. हियर इन्होंने अग्री किया कि हम एक फाइनेंस प्रोजेक्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ में करेंगे $100 बिलियन पर ईयर का 2020 तक. ठीक है, बट क्यों नहीं चला ये क्योटो प्रोटोकॉल? US नेवर रैटिफाइड इट, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज विड्रू फ्रॉम इट. डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए कोई टारगेट्स ही नहीं थे. अब यहाँ पे एक और चीज़ होती है, USSR उस टाइम पे USSR नया ही ख़त्म हुआ था. अब USSR के बाद जो कंट्रीज़ हैं उनके एमिशन टारगेट्स इतने ज़्यादा थे, एमिशन कैप, कि कितना भी वो ट्राई कर लें दे कैन नेवर. सी रशिया को ही तो इन्होंने ये सोवियत यूनियन को कंट्रीज़ में, छोटी छोटी कंट्रीज़ में डिवाइड कर दिया. अब छोटी छोटी कंट्रीज़ में तो क्या ही पोल्यूशन हो रहा होगा ना. तो इनके पास कैप, कंट्री का एमिशन सिर्फ इतना है, कैप इतनी ज़्यादा है, तो दे हैव अ लॉट ऑफ एमिशन रिडक्शन यूनिट्स. तो ये इसको सेल करने लगे, तो मार्केट में बढ़ गया. एंड जस्ट दैट, किसी भी चीज़ की अगर इतनी ज़्यादा सप्लाई हो जाती है तो उसका प्राइस ही कम हो जाता है एंड पीपल जस्ट स्टार्टिंग बाइंग इट. And one more important thing is that the targets were imposed. Okay, imposed targets में compliance के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है करवाना किसी कंट्री को.